नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, हम सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं बच्चे, जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, देख सकते हैं, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको पिछली क्लास में समझा रहा था कि किस तरीके से हम संसाधन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, मैंने आपको ये भी कहा था कि भारत में बहुत सी भूमि क्या है, पड़ती भूमि है, जिसमें हम 2 या 3 वर्षों में एक बार क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसलिए पड़ती भूमि का भी हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता। अच्छा, अब जरा कृषि की बात करें। बच्चे याद रखिएगा कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो बच्चे, हमारा जो कृषि प्रधान देश है, इसमें ये देखा गया है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। बच्चे पहले समझिए कि ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल क्या है। बच्चे कहते हैं ना कि एक किसान के पास जितनी ज़मीन होती है, वो जितनी ज़मीन पर बीज डालता है, जितनी ज़मीन पर वो खेती करता है, उसी को शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बोलते हैं। तो एक बार सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कृषि है, शुद्ध बोया गया कृषि का प्रतिशत अलग अलग है। क्या है बच्चे? का प्रतिशत भी क्या है, अलग अलग है। तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो कृषि है, उसका भी प्रतिशत क्या है, अलग अलग। बच्चे जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा। तो अगर मैं पंजाब और हरियाणा राज्य की बात करूं, तो बच्चे आपको याद रखना होगा कि पंजाब हरियाणा राज्य में ये जो है लगभग 80% है। आप समझ सकते हैं बच्चे, 80% कम नहीं होता। यानी हमने ये देखा कि पंजाब हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 80% है। लेकिन यही बच्चे अगर आप कुछ और राज्यों में चले जाएं, जैसे अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, ठीक है, आप जानते हैं बच्चे पहाड़ी क्षेत्र है। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, फिर आप इसकी बच्चे मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें, अगर इन सबों की भी अगर आप बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, तो यहाँ देखा जाता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बच्चे, ओनली 10%। तो देख सकते हैं कि भारत में जो कृषि भूमि का भी प्रारूप क्या है, अलग अलग है। कहीं पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 80% तक है, और कहीं पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है बच्चे, केवल 10% है। आप समझ सकते हैं, ठीक। अच्छा बच्चे, याद रखिए भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी आई थी। जरा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 क्या कहता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं। हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने ये कहा कि 33% भाग पर, यानी भारत में 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ये कहा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या होना चाहिए बच्चे, वन होना चाहिए। क्यों वन होना चाहिए? क्योंकि ये पारिस्थितिकी के लिए आवश्यक है। इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे, क्योंकि ये पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। तो हमने ये देखा कि भारत के राष्ट्रीय वन नीति ये कहती है कि भारत के 33% भाग पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। वन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है। किंतु काफ़ी कम वन है। याद रखिएगा कि काफ़ी कम वन क्षेत्र हैं। तो हम देख सकते हैं कि भारत में काफ़ी कम क्या है बच्चे, वन क्षेत्र हैं। जबकि साफ ये कहा गया है कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है कि भारत के 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं बच्चे कि काफ़ी कम क्षेत्र में क्या है, वन है। पूरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक ना बच्चे, जरा एक बात केयर कीजिए कि जो वनों के आसपास के गांव के जो लोग हैं, आपने केयर किया होगा कि वनों के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, वनों पर। तो हमने देखा कि आसपास के लोग, वन के आसपास के लोग वनों पर निर्भर रहते हैं।
वनों पर क्या कहते हैं बच्चे, वो निर्भर रहते हैं। क्यों निर्भर रहते हैं? क्योंकि वनों से ही उनकी क्या चलती है, आजीविका चलती है। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि वनों से उनकी क्या चलती है, आजीविका चलती है। इसीलिए देखा गया है कि आसपास के लोग भी क्या है, वनों पे निर्भर है और उनसे उनकी क्या चलती है, आजीविका चलती है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर याद रखिएगा बच्चे कि भारत में बड़े पैमाने पर बंजर भूमि भी है। याद रखेंगे कि भारत में क्या है, बड़े पैमाने पर बंजर भूमि है जिसका उपयोग गैर कृषि कार्यों में होता है। जिसका उपयोग किस में होता है बच्चे, गैर कृषि कार्यों में। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में, चलिए ये तो वन की बात थी, लेकिन अगर मैं बंजर भूमि की बात करूं तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में बंजर भूमि भी बड़े पैमाने पर है और इस बंजर भूमि का उपयोग कृषि में ना होकर गैर कृषि कार्यों में हो रहा है। अगर बच्चे बंजर भूमि सही होती और अगर हम उसका कृषि कार्य में उपयोग करते तो कहीं ना कहीं अनाज तो मिलता। तो याद रखेंगे कि जो बंजर भूमि है उसका उपयोग भी क्या हो रहा है, गैर कृषि कार्यों में हो रहा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब जरा देखते हैं कि ठीक है, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है बच्चे, निम्नीकरण का मतलब होता है उसका कटाव। तो आखिर भूमि के निम्नीकरण और संरक्षण का क्या उपाय है, हम इस बात को भी तो समझना है। ठीक है, तो बच्चे मैं इसे मिटाता हूं और हमारा अगला पॉइंट है, सभी बच्चे याद रखेंगे, भूमि का बच्चे हमारा अगला पॉइंट है भूमि का निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय। तो चलिए हम समझते हैं कि भूमि का निम्नीकरण, बच्चे निम्नीकरण का मतलब है भूमि का कटना बहना। ठीक है, और संरक्षण के उपाय, हमें दोनों पे बात करना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए बच्चे, क्या हम इस भूमि से अपनी आवश्यकता का कुछ लेते हैं? अगर ये पूछा जाए तो पहले हमें एक बात याद रखना है बच्चे कि हम अपनी आवश्यकता का 95% आवश्यकता किससे पूरी करते हैं, भूमि से। इस बात को सभी बच्चों को याद रखना है कि हम अपनी कुल आवश्यकता का 95% भूमि से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? अच्छा, और जब हम 95% चीज भूमि से प्राप्त करेंगे इसका मतलब है कि हमने भूमि का शोषण भी किया है। तो याद रखेंगे कि मानव के कारण ही भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि मानव के कारण भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। इसका मतलब है कि भूमि के कटने बहने का जो जिम्मेदार है वो कौन हो गया, मानव हो गया। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि हम अपनी आवश्यकता का 95% भूमि से प्राप्त करते हैं और मानव ही भूमि के निम्नीकरण का क्या है, मुख्य कारण है, क्योंकि मानव की वजह से ही क्या हो रही है, निम्नीकरण हो रहा है। क्लियर है? अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। हमें इस बात को याद रखना है बच्चे, ये आंकड़ा है कि भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर, भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भूमि क्या है, निम्नीकृत है। तो हम देख रहे हैं बच्चे 13 करोड़ हेक्टेयर बहुत होता है, आप इसे कम नहीं आंक सकते। तो हमने देखा कि भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है। पूरी बात समझ में आई? अच्छा, और याद रखिएगा इसमें अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 28% जो भूमि है वो कहाँ पर निम्नीकृत है, वन क्षेत्र में। तो याद रखिएगा कि वन क्षेत्र में 28% भूमि क्या है, निम्नीकृत है। उसी तरीके से अगर देखा जाए बच्चे तो 56% जो भूमि है वो कहाँ पर निम्नीकृत है, जल क्षेत्र में। तो हमने देखा कि 56% जो भूमि है वो जल क्षेत्र में क्या है, निम्नीकृत है। और बाकी जो निम्नीकृत भूमि है वो लवण के क्षेत्र में, और फिर वो कैसे क्षेत्र में है, क्षारीय क्षेत्र में। यानी लवणीय क्षेत्र में भी भूमि निम्नीकृत है बच्चे और क्षारीय क्षेत्र में भी भूमि क्या है, निम्नीकृत है। तो हम समझ सकते हैं कि भारत में कुल 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें 28% वन क्षेत्र की भूमि निम्नीकृत है। 56%, याद रखिए बच्चे 56% आधे से भी ज्यादा होता है वो जल वाले क्षेत्रों में, यानी नदी वगैरह वाले क्षेत्रों में क्या है बच्चे, और बाकी आप देख रहे हैं कि लवणीय क्षेत्र में भी है और फिर क्षारीय क्षेत्र में भी है। अब जरा सोचना है कि ठीक है ये तो हो रहा है, लेकिन आखिर और क्या हम इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये भी तो सोचिए बच्चे। याद रखिएगा बड़े पैमाने पर हम
यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चे, हम वनों की कटाई करते हैं, वनोन्मूलन करते हैं, तो वनोन्मूलन करेंगे तो जाहिर है कि वन क्षेत्र में भी भूमि निम्नीकृत होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चे, अति पशुचारण। याद रखिएगा, पशु भी चारा बहुत चरेंगे, आप ऐसे क्षेत्रों में अगर ज्यादा चारा चरवाएंगे तो भी तो मिट्टी कटेगी, तो अति पशुचारण की वजह से भी मिट्टी कटती है। और खनन, याद रखिएगा बच्चे, खनन आर्थिक क्रियाकलाप है और खनन के कारण भी क्या होती है, मिट्टी तेजी से कटती है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है निम्नीकृत कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, हम गहरी खाई खोदकर छोड़ देते हैं, ये भी तो करते हैं बच्चे, गहरी खाई छोड़ देते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि गहरी खाई खोदेंगे तो उसका जो मिट्टी मलबा होगा वो क्या करेंगे, आप उसके आसपास रख करके उसे क्या कर देंगे, आप छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं मिट्टी का निम्नीकरण तो तेजी से होगा ही बच्चे। तो सभी लोग याद रखिएगा कि कुछ राज्यों की अगर मैं बात करूं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, तो बच्चे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में बहुत खनिज है, यहाँ पर गहरी गहरी खानें खोद देते हैं और इसी तरह मिट्टी को छोड़ देते हैं, तो क्या निम्नीकृत नहीं होगी। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो आप जानते हैं कुछ और राज्य में भारत के, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो बच्चे राजस्थान है, ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि पशुचारण की वजह से निम्नीकरण तेज है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी जैसे क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा सिंचाई के कारण क्या है, मिट्टी की निम्नीकृत है। तो बच्चे याद रखिएगा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में सिंचाई के कारण, जरूरत से ज्यादा सिंचाई के कारण मिट्टी निम्नीकृत हो रही है। उसी तरह मैंने आपको बताया भी, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहां पर अतिचारण, आप पशुओं से ज्यादा चारा चरवा रहे हैं तो मिट्टी कट रही है। और मैंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात की, तो यहाँ पर गहरी गहरी खाने खोद देने के बाद भी क्या हो जाती है, मिट्टी कटने लगती है। अच्छा, उसके बाद भी क्या होता है बच्चे कि हम अगर जरूरत से ज्यादा पानी देंगे तो याद रखिएगा कि लवणीयता भी बढ़ेगी और क्षारीयता भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं लवणीयता और क्षारीयता का कारण भी क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा आप सिंचाई कर रहे हैं तो मिट्टी तो बर्बाद होगी। अच्छा, और बच्चे याद रखिएगा कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं उनसे भी तो पानी बाहर निकलता है, तो ये जो औद्योगिक क्षेत्रों से जो पानी निकलता है वो भी तो कचरा होता है बच्चे, वो भी तो मिट्टी में मिलता है, खेतों में मिल जाता है, नदी नाले तालाब में मिल जाता है, तो क्या उससे मिट्टी नहीं कटेगी, क्या मिट्टी में निम्नीकरण नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि इन सब कारणों से क्या होता है कि भूमि का निम्नीकरण होता है। लेकिन प्रश्न है कि इसे सुलझाया कैसे जाए। मान लीजिए कि ठीक है, मैं मानता हूं कि निम्नीकरण क्या है, एक समस्या है, तो प्रश्न है कि ठीक है, अगर निम्नीकरण एक समस्या है तो फिर इस समस्या को किस तरीके से सुलझाया जाए। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इस समस्या को सुलझाने के क्या है, कई तरीके हैं। तो जरा देखते हैं कि समस्या को सुलझाने के कई तरीके क्या है। पूरी बात समझ में आई? पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, ठीक। तो चलिए जरा देखते हैं कि समस्या को सुलझाने के कई तरीके क्या हैं। तो क्या मैं इसको संरक्षण के उपाय कह सकता हूं? तो याद रखिए बच्चे कि हम जिस तरीके इसको समस्या को सुलझाने के जो तरीके पढ़ेंगे वही तरीका क्या होगा बच्चे, वही तरीका होगा कि हम इसका क्या करने वाले हैं, संरक्षण के उपाय बता रहे हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो आप यहाँ पर केयर करेंगे कि किस तरीके से हम जो है संरक्षण को कवर कर सकते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है, तो चलिए नाउ अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि कैसे संरक्षण हम कर सकते हैं। तो जरा देखेंगे बच्चे कि समस्याएं कई हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे? समस्याएं कई हैं, समस्याएं कई हैं, ठीक है। तो अब इनके उपाय क्या हैं, ये भी तो बात है, ठीक है। चलिए मैं मानता हूं कि समस्याएं कई हैं, पर इनके उपाय क्या हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए बच्चे हम जरा इनके उपाय की बात करते हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जरूरत से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बच्चे, वन रोपण करें। याद रखिएगा आप जितना ज़्यादा वन रोपण करेंगे, जंगल लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं पेड़ों की पकड़ क्या होगी, वो जड़ मिट्टी में मजबूत होगी, तो इससे भी मिट्टी का कटाव क्या होगा, कम होगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चारागाह भूमि का उचित प्रबंधन करेंगे। याद रखिएगा हम चारागाह भूमि का उचित
प्रबंधन करेंगे। याद रखिएगा बच्चे, चारागाह भूमि का उचित प्रबंधन। अगर उचित प्रबंधन हो जाएगा तो पशुओं को एक खास जमीन मिल जाएगी जिस पर वो चारा चरेंगे, तो इससे हमारे पास अतिरिक्त जमीन भी बचेगी। लेकिन हमें चारागाह भूमि का उचित क्या करना होगा, प्रबंधन करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा बच्चे कि पेड़ों को लगाकर पेड़ों की रक्षक मेखला बनानी होगी। क्या करनी होगी, रक्षक मेखला। बच्चे मेखला का मतलब होता है एक तरह का बेल्ट। तो अगर आपके हर तरफ पेड़ों का अगर कतार में लगा देंगे, एक बेल्ट बना देंगे, तो कहीं ना कहीं उससे भी मिट्टी का निम्नीकरण या भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? अच्छा, तो चलिए ये तो हमने सीखा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पशु चारण पर नियंत्रण भी करेंगे। याद रखिएगा कि अगर हम पशु चारण पर नियंत्रण करें तो भी मिट्टी का कटाव कम होगा। तो पशुचारण पर फिर हमें क्या करना है बच्चे, नियंत्रण भी करना है। जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया कि चारागाह भूमि का उचित प्रबंधन तो करना है, पर पशुचारण पर भी क्या करना है बच्चे, हमें नियंत्रण करना है। दूसरी बात क्या है बच्चे कि रेतीले जो टीले होते हैं, रेतीले जो टीले होते हैं बच्चे, जो रेत के होते हैं, तो याद रखिएगा कि रेतीले टीलों के पास कांटे वाली झाड़ी लगा देंगे। क्या कर देंगे पास बच्चे, कांटे वाली झाड़ी लगा देंगे। तो जब कांटे वाली आप झाड़ी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इन टीलों का विस्तार भी नहीं होगा, यानी वहां से रेत उड़कर कहीं और नहीं जाएगी। पूरी बात समझ में, ये चीजें स्थिर रहेंगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमें क्या करना है बच्चे कि बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना है। अगर हम अगले पॉइंट में देखेंगे तो फिर हमें क्या करना है बच्चे, बंजर भूमि का प्रबंधन करना है। याद रखिए, अगर हम बंजर भूमि का प्रबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इससे भी क्या है, फायदा है। तो आप इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि फिर हमें क्या करना है, बंजर भूमि का प्रबंधन करना है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मृदा निम्नीकरण, यानी जो भूमि का निम्नीकरण है, उस पर ये चीज़ें क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी, लगाम लगाएंगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, उसके बाद याद रखेंगे बंजर भूमि का तो प्रबंधन करेंगे और फिर खनन पर भी नियंत्रण करेंगे। याद रखिए, हमारे इस काम में भी वैज्ञानिकता होनी चाहिए कि हम खनन पर भी नियंत्रण करें ताकि भूमि का निम्नीकरण ना हो, कम से कम हो। क्लियर है बच्चे? अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि जो औद्योगिक जल आते हैं उसका क्या करना होगा, हमें परिष्करण करना होगा। यानी औद्योगिक जल को, परिष्करण का मतलब होता है बच्चे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम क्या करेंगे कि औद्योगिक जल का परिष्करण करेंगे और परिष्करण करने के बाद इसी औद्योगिक जल को हम खेतों में या कृषि में भी या दूसरे कार्यों में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संसाधन भी हमें मिलेगी और भूमि का निम्नीकरण भी क्या होगा, कम होगा। पूरी बात समझ में आई? चलिए, तो बच्चे याद रखिएगा कि भूमि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो भूमि में अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो वो होता है बच्चे मृदा संसाधन। क्या होता है, मृदा संसाधन। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट में समझते हैं मृदा संसाधन को। क्लियर है? चलिए नाउ, तो बच्चे हमारा अगला पॉइंट है मृदा संसाधन। बच्चे मैं आपको पहले बता दूं, आप सभी जानते होंगे मृदा को मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मिट्टी। तो याद रखेंगे मिट्टी क्या है, एक संसाधन है। सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा सभी बच्चे। तो हमारा अगला पॉइंट है मृदा संसाधन। बच्चे याद रखिएगा कि पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। याद रखिएगा मृदा क्या है बच्चे, नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन, नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन। तो हमने देखा कि मृदा जो है एक नवीकरण योग्य क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। याद रखिएगा पौधों के विकास का माध्यम है। इस बात को भी याद रखिएगा कि मृदा क्या है, तो हम कहेंगे कि पौधों के विकास का माध्यम। अगर मिट्टी नहीं होती बच्चे तो कहाँ से पौधे लगते हैं, तो इसको याद रखना है आपको कि ये पौधों के विकास का क्या है बच्चे, माध्यम है। लेकिन याद रखिए हम और आप भी तो इसी मिट्टी पर निर्भर हैं, हमें भी तो भोजन मिलता है। इसका मतलब है कि सभी प्रकार के जीवों का क्या करता है, ये पोषण भी करता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये सभी प्रकार के जीवों का पोषण भी करता है, पोषण
करता है। तो बच्चे आप समझ सकते हैं कि मृदा कितनी महत्वपूर्ण चीज है। ये नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, पौधों के विकास का माध्यम है, सभी जीवों को क्या देता है, ये पोषण देता है। और इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि मृदा खुद में एक जीवित तंत्र है। याद रखिएगा कि मृदा भी खुद में क्या है, एक जीवित तंत्र है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, यानी मृदा में भी जीवन है, जान है, क्योंकि क्या है, ये एक जीवित तंत्र है। और आपको बता दूं बच्चे, कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि इसके निर्माण में बच्चे क्या हो रहे हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। और कुछ सेंटीमीटर, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बच्चे, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर बनने में क्या लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। पूरी बात समझ में आई। और याद रखिएगा बच्चे कि इसके निर्माण में कई कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा कि इसके निर्माण में कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कि इसके निर्माण में क्या है, कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे बच्चे तापमान परिवर्तन हुई, बहते जल की क्रिया हुई, पवन हुई, हिमनद हुई, अपघटन क्रियाएं हुई, इन सब का प्रभाव पड़ता है। और एक चीज याद रखिएगा कि मृदा में रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी होता है। इस बात को याद रखिएगा कि मृदा में रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन भी होता है। रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन भी होता है। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे कि मृदा की कितनी महत्वपूर्ण दशा है। तो सभी बच्चे आपको याद रखना है कि जैसे मैंने कहा कि मृदा पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे तापमान में परिवर्तन है, बहता जल है, पवन है, हिमानी है, अपघटन क्रियाएं हैं, इन सब का प्रभाव पड़ता है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मृदा में रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी होता है। और याद रखिएगा मृदा जैव और अजैव दोनों पदार्थों से बनती है। इस बात को भी याद रखना है हमें बच्चे कि मृदा जैव और अजैव दोनों पदार्थों से बनती है। इस बात को नहीं भूलेंगे बच्चे कि मृदा जैव एवं अजैव दोनों पदार्थों से बनती है। तो हमने ये देखा कि मृदा जैव और अजैव दोनों पदार्थों से क्या हो रही है, बन रही है। पूरी बात समझ में आई। चलिए बच्चे अब जरा इस मृदा का वर्गीकरण किया जाए और समझाया जाए कि कौन कौन सी प्रकार की मृदा है। पूरी बात समझ में आई। तो चलिए बच्चे हम अगले पॉइंट में, पहले आप ये समझ चुके हैं बेटा, याद रखिएगा वीडियो को पॉज करके आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और बखूबी आप मेरी बात को सुनते रहिए, सब कुछ समझ में आता जाएगा। मैं मिटाऊं बच्चे इसे, ठीक है। चलिए अब जरा मृदा का वर्गीकरण करते हैं और देखते हैं कि मृदा का वर्गीकरण में कौन कौन सी मृदा है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे। और जब हम वर्गीकरण करेंगे तो फिर हम पूरे भारत के मृदा को, मिट्टी को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए बच्चे हमारा अगला पॉइंट हो गया मृदा का वर्गीकरण। याद रखेंगे बच्चे मृदा का वर्गीकरण। तो बच्चे जो सबसे पहले जिस हम मिट्टी को पढ़ेंगे उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मृदा। क्या नाम है बच्चे, जलोढ़ मृदा। तो चलिए जलोढ़ मृदा को समझते हैं। तो पहले एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जो जलोढ़ मृदा है वो भारत में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, विस्तृत रूप से फैली हुई है। अगर कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में फैली हुई है, भारत में है, तो आप क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा। पूरी बात समझ में आई। और याद रखिएगा कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है, याद रखेंगे कि ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है हमारे लिए। तो एक तो हमने देखा कि ये पूरे भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत ही क्या है बच्चे, महत्वपूर्ण मृदा है। तीसरा आपको याद रखना है कि संपूर्ण उत्तर भारत में ये मिलता है। आपको याद रखिएगा ये संपूर्ण उत्तर भारत में है, संपूर्ण उत्तर भारत में। इस बात को याद रखिएगा कि संपूर्ण उत्तर भारत में आपको ये मृदा मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे ये भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। फिर हम देख रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मृदा है और ये संपूर्ण उत्तर भारत में फैली हुई है। तो बच्चे याद रखिएगा कि ठीक है, अगर ये संपूर्ण उत्तर भारत में फैली है तो कैसे बनी है, तो याद रखिएगा कि ये नदियों द्वारा लाए गए मलबों से बनी है, नदियों द्वारा लाए गए मलबों से निर्मित।
तो हमने देखा बच्चे कि ये नदियों द्वारा लाए गए नवलों से बनी है। तो भाई नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो याद रखिएगा कि हम मुख्य और बड़ी नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखिएगा बच्चे कि जो हमारा जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद और मलबे से बना हुआ है, तो नदियाँ कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं, तो याद रखिएगा बच्चे वो सिंधु नदी है, गंगा नदी है और फिर कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना है कि ये सकड़े गलियारे में, मतलब नैरो रूप से, पतले रूप से बच्चे, ये राजस्थान और गुजरात में भी फैली हुई है। इस बात को आपको याद रखना है कि सकड़े रूप से गुजरात एवं राजस्थान में भी फैली हुई है। तो हम देख रहे हैं कि सकड़े रूप से गुजरात और राजस्थान में भी फैली हुई है। साथ ही बच्चे याद रखिएगा कि ये पूर्वी तटीय मैदान के डेल्टा में भी है। ये पूर्वी तटीय जो मैदान है उसके डेल्टा में भी मिलती है। तो बच्चे यहाँ की जो मुख्य नदी है जो पूर्वी तटीय मैदान के डेल्टा में है, तो बच्चे यहाँ की जो मुख्य नदी है आप उसको जान लीजिए, वो है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो पूर्वी तटीय मैदान में बह रही है उसकी डेल्टा में भी कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो आप क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चे इस जलोढ़ खूबी एक बात और जानिएगा कि ये अपने जहाँ से ये नदी निकलती है, नदियाँ जो निकलती है, तो ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे तो इन नदियों का इन जो मिट्टी का कण है वो क्या है बच्चे, मोटा है। लेकिन जब ये निचले भाग में यानी समुद्र के पास आ जाती है तो ये देखा जाता है कि इनका कण क्या है, महीन है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऊपरी भाग में मोटा कण होता है इस मिट्टी में। लेकिन अगर मैं निम्न भाग की बात करूं, निम्न मतलब बच्चे निचले भाग में, अगर आप निम्न भाग में बात करेंगे तो कण क्या हो जाता है, महीन हो जाता है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मिट्टी की संरचना में भी अंतर है। इसका मतलब है कि जहाँ से नदी निकल रही है उस ऊपरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मिट्टी का कण क्या है, मोटा है। लेकिन अगर हम निम्न भाग में आकर देखते हैं बच्चे तो हम ये देखते हैं कि मिट्टी का कण क्या है, बारीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, ओके। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी पर्वतों की तलहटी में, जैसे बच्चे जहाँ पर ढाल खत्म होता है, तो जैसे मान लीजिए बच्चे ये जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत का ढाल यहाँ खत्म होता है, तो हमें याद रखना है कि जहाँ पर ढाल भंग हो, जैसे बच्चे यहाँ पे मान लीजिए ढाल भंग हो रहा है, तो जहाँ पर ढाल भंग हो तो ढाल भंग में भी क्या है बच्चे, मोटा कण होता है। इसको याद रखिएगा कि जहाँ पर पर्वत की ढाल, यहाँ पे बच्चे पर्वत की ढाल खत्म हो जाएगी, तो जहाँ पर्वत की ढाल कम हो रही है वहाँ कण क्या है, मोटा है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कण क्या होता जाता है बच्चे, बारीक होता जाता है, महीन होता जाता है। क्लियर है। अच्छा पर्वतों की तलहटी में, जैसे मैं यही कह रहा था ना बच्चे, तो ये जो पर्वत की तलहटी है, तलहट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, तलहट कहते हैं। तो जो पर्वत की जो तलहटी है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे कि तलहटी, जैसे इसको हम द्वार को चो भी बोलते हैं भी, तो वहाँ पर भी मोटा, तलहटी में जैसे द्वार है, ठीक है, चो क्या बोलते हैं बच्चे, इधर चो बोलते हैं, तो वहाँ भी कण क्या है, इसका मोटा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।